असीम श्रीवास्तव विकल्प द ऑप्शन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे अभ्यर्थियों, अब तक मैंने मानसून के अंतर्गत मानसून की परिभाषा क्या है और मानसून की उत्पत्ति को लेकर कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं, मानसून का स्वभाव कैसा है, इन सब बातों पर मैंने एक अपना पहला क्लास लिया था। और फिर का जो लास्ट क्लास था वो शीतकालीन मानसून, जाड़े में मानसूनी वर्षा कैसे होती है, ये मैंने आपको चित्र के द्वारा बताने का प्रयास किया था। तो अब जो जैसा कि आप यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ देख सकते हैं, ग्रीष्मकालीन मानसून, समर सीजन मानसून। तो ग्रीष्म ऋतु में मानसूनी वर्षा का आगमन कैसे होता है, ये सब हम लोग देखने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ। ग्रीष्मकालीन मानसून से पहले एक चीज़ समझाना चाहता हूँ जो कि ज़रूरी है कॉन्सेप्ट वाइज समझने के लिए। तो देखिए, जैसे मैं यहाँ पे एक पृथ्वी का आरेख ड्रॉ कर देता हूँ। ये है पृथ्वी, ये पृथ्वी का मैंने एक आरेख ड्रॉ कर दिया। अब आप देखिए, तो आप सब जानते होंगे मेरे ख्याल में कि जो अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो बराबर गोलार्धों में बांटती है, जो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा, सबसे लंबी अक्षांश रेखा होती है, वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है, जिसको हम लोग विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। इसको हम लोग विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी बोलते हैं या इक्वेटर भी बोलते हैं। फिर इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा के ऊपरी आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध, गोले का आधा भाग, और 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी विषुवत रेखा के का जो दक्षिणी आधा गोला है उसको दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। तो इसमें ये जो अक्षांश रेखा हो गया ये 30 डिग्री, अब चूँकि उत्तरी गोलार्ध में ये 30 डिग्री अक्षांश रेखा है इसलिए 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। फिर ये हो गया 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। फिर ये हो गया 90 डिग्री उत्तरी। उसी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में भी ये हो गया 30 डिग्री। अब चूँकि दक्षिणी गोलार्ध है तो 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। फिर ये 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और ये 90 डिग्री दक्षिणी। अब यहाँ आप देखिए कि सूर्य जो है ना, सूर्य जब 0 डिग्री से ऊपर की ओर कर्क रेखा की ओर जाता है, आप जानते हैं जो कर्क रेखा है, आपको इसमें आपको दिखाएं कि जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, ये जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा। उसी तरीके से जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है, ये है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, इसको हम लोग मकर रेखा बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये जो है वो मकर रेखा है। तो जो सूर्य है जब 0 डिग्री से कर्क रेखा की ओर जाता है इसको कहते हैं सूर्य का उत्तरायण होना, और जब सूर्य 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिण मकर रेखा की ओर जाता है तो इसको कहते हैं सूर्य का दक्षिणायन होना या मकरायन होना। तो ये यहाँ पे जो हवा चलती है ना, अब आप जानते हैं कि वायु हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलता है, वायु की दिशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर होता है। और ये जो 0 डिग्री है ना, यहाँ विषुवत रेखा पर सालों भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। इसीलिए दुनिया में जिन जिन देशों से ये 0 डिग्री गुजरता है ना, वहाँ सालों भर ग्रीष्म ऋतु होती है, कोई शीत ऋतु नहीं होता है। तो जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस क्लास में बताया था कि तापमान बढ़ता है तो वायुदाब घटता है। तो यहाँ पे चूंकि हमेशा उच्च तापमान होता है सूर्य की किरणों के पड़ने के कारण, इसलिए यहाँ पर हमेशा लो प्रेशर बेल्ट बना रहता है। अब यहाँ से हवाएं ऊपर उठती हैं क्योंकि गर्म हवाएं हल्की होकर ऊपर उठती हैं, और हवाएं गर्म होकर ऊपर उठकर ये 30 डिग्री पर गिरती हैं। अब 30 डिग्री पे गिरती हैं तो हवा क्या है ना, हवा एक भौतिक वस्तु है जिसका अपना स्वयं का भार होता है। तो जहाँ वो गिरती है वहाँ अपने भार के द्वारा दबाव लगाती है। तो जहाँ गिरेगी हवा, उतरेगी हवा, वहाँ वायुदाब बढ़ जाता है, और जहाँ से उठ जाएगी हवा वहाँ वायुदाब कम हो जाता है। तो यहाँ लो प्रेशर और जहाँ गिरेगी वहाँ पर हो जाता है हाई प्रेशर। इसलिए 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पर हमेशा हाई प्रेशर होता है। उसी तरह अगर आप दक्षिणी गोलार्ध में कहें तो यहाँ से हवा
उठकर 30 डिग्री पर गिरती है, तो यहाँ पे भी हमेशा हाई प्रेशर होता है। और फिर देखिए, अब ये यहाँ ये हवा ऐसे आई और ये भी हवा यहाँ गई, तभी तो हवा का चक्रीय परिसंचरण हुआ। तो इसको हम लोग कहते हैं हेडली सेल। एक जलवायु वैज्ञानिक के नाम पे इसको हम लोग हेडली सेल बोलते हैं। इसके ऊपर ये जो सेल बनता है इसको फेरल सेल बोलते हैं। ऊपर पोलर यानी ध्रुवीय सेल बनता है। तो यहाँ पर देखिए, अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवा को चलना तो चाहिए इस तरह से, लेकिन हवा कभी सीधी नहीं चलती, क्योंकि मैंने बताया था कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक विक्षेपक बल उत्पन्न होता है जिसको कोरियोलिस बल कहते हैं। इसके कारण हमारे वायुमंडल में जो भी चीज़ गतिशील है, चाहे वो वायु हो, चाहे उड़ती हुई पक्षी हो, या तोप से दागा हुआ गोला हो, या बंदूक से दागी गई गोली हो, या टेक ऑफ करता हुआ जो है वो हवाई जहाज हो, सब गतिशील, चाहे वो जीव हो या वस्तु हो, सबकी दिशा में संशोधन होता है, विक्षेपण होता है इस विक्षेपक बल के कारण। इसीलिए ये जो 30 डिग्री से 0 डिग्री की ओर हवा चलती है ना, वो सीधा नहीं चलती, और कोरियोलिस बल के कारण हवाएं उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा के दाईं ओर मुड़ती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा के बाईं ओर मुड़कर हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाती हैं। तो हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर ही आएगी, लेकिन अपनी दाईं ओर मुड़कर, इस तरीके से दाईं ओर मुड़कर हवा आती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो ये कौन सी दिशा है? आप देखिए, ये उत्तरी दिशा है, ये दक्षिणी दिशा है, ये पूर्वी दिशा है और ये पश्चिमी दिशा है। अब ये कौन सी दिशा है? देखिए, ये इस तरह से। अब ये दिशा किधर से आ रही है? उत्तर पूर्वी दिशा से आ रही है ये पवन। तो इसीलिए, और चूंकि प्राचीन काल में इस हवा के अनुसार जो जलयान चलते थे ना, तो उससे उनकी गति बढ़ जाती थी, ईंधन कम खर्च होता था। इसीलिए इन हवाओं को प्राचीन काल में ट्रेड विंड्स या व्यापारिक पवनें कहा जाने लगा। तो ये कौन सी पवन है? इसको कहते हैं उत्तर पूर्वी, क्योंकि उत्तर पूर्वी दिशा से आ रही हैं, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें इसको बोलते हैं। और उसी तरह से ये देखिए, ये जाना चाहिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर, लेकिन चूंकि ये दक्षिणी गोलार्ध है, तो दक्षिणी गोलार्ध में हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर तो जाएगी, लेकिन कोरियोलिस बल के कारण वो अपने बाईं ओर मुड़ कर जाएगी। तो इस दिशा में हमेशा चलती है, इनको प्रचलित पवन बोलते हैं, जो हमेशा चलती हैं, अपनी निश्चित पेटी में चलती हैं, निश्चित अक्षांशीय पेटी में चलती हैं। इस पेटी में जो हवा चलती है ना, इसको पछुआ पवन बोलते हैं। इस 30 डिग्री से 60 डिग्री की भी सालों भर चलती है इसी पेटी में, और इसमें ध्रुवीय पवनें चलती हैं। तो ये कौन सी दिशा हो गई? देखिए, ये दिशा इधर से पवन जा रही है ना, तो ये दक्षिण पूर्वी, इसीलिए इस व्यापारिक पवन को बोलते हैं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन। दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन। तो ये मानसून के कॉन्टेक्स्ट में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अब देखिए, 0 डिग्री जो है ना, जिसको हम लोग विषुवत रेखा बोलते हैं, इस 0 डिग्री को बोला जाता है ITCZ। ITCZ का मतलब होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ये कहा जाता है ITCZ। अगर हम इसको हिंदी में कर दें, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, अभिसरण क्षेत्र। अब इसको हिंदी में आप समझिए, जो 0 डिग्री की जो पेटी होती है ना, 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर, 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर और 0 डिग्री से 5 डिग्री दक्षिण, ये जो पेटी होती है ना, इस पेटी को डोल्ड्रम बोलते हैं। डोल्ड्रम क्यों? डोल्ड्रम उसी क्षेत्र को बोलते हैं जहाँ वातावरण एकदम शांत हो, क्षैतिज रूप से पवन नहीं चलती, पवन ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठ जाती है, इसीलिए नीचे कोई क्षैतिज रूप से पवन नहीं चलती, इसलिए वातावरण शांत हो जाता है, डोल्ड्रम हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ सूर्य के तापीय प्रभाव के कारण सालों भर गर्मी पड़ती है, इसीलिए गर्म हवाएं सीधे ऊपर उठ जाती है, नीचे शांत वातावरण, इसलिए डोल्ड्रम। लेकिन फिर इस क्षेत्र को ITCZ भी बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है क्योंकि देखिए, अंतः उष्ण कटिबंधीय या अंतर उष्ण कटिबंधीय, यानी देखिए, उष्ण कटिबंध तो ये भी है, ये उत्तरी गोलार्ध का उष्ण कटिबंध है और ये दक्षिणी गोलार्ध का उष्ण कटिबंध है। तो उत्तरी गोलार्ध के उष्ण कटिबंध से भी हवाएं आती हैं और दक्षिणी गोलार्ध के भी उष्ण कटिबंध से हवाएं आती है। कहाँ? 0 डिग्री पर, दोनों ही गोलार्धों के। और अभिसरण, अभिसरण का मतलब आकर मिलती हैं, यानी यह वह क्षेत्र है जहां दोनों ही गोलार्धों के उष्ण कटिबंध से हवाएं आकर अभिसरण करती हैं, मिलती हैं, और मिलने के कारण दोनों गर्म हवाएं हैं, ऊपर उठती हैं, ठंडी होती जाती हैं, बादल निर्माण होता है, संघनन होता है या भारी वर्षा होती है। तो 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर, 5 डिग्री दक्षिण,
दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा भी होती है और तापमान भी उच्च है, तो वनस्पति भी ज़्यादा है, यानी जैव विविधता भी ज़्यादा है। इसीलिए जहाँ से 0 डिग्री गुजरती है दुनिया में, वहाँ जैव विविधता सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए देखिए संसार में सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ है? ब्राज़ील में, क्योंकि वहाँ अमेजन का वर्षा वन है जिससे ये 0 डिग्री विषुवत रेखा होकर गुजरती है। दुनिया में दूसरा सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ है? इंडोनेशिया में, उससे भी होकर ये 0 डिग्री गुजरती है। तो कहने का ये मतलब है कि अब जो मैं बताना चाह रहा था कि जब सूर्य जो है उत्तर की तरफ जाते हैं, तो ये जो ITCZ का प्रभाव है, जो कि लो प्रेशर है, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर, ये भी सूर्य के साथ उत्तर की तरफ खिसकता है, इसका भी प्रभाव। और जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो ITCZ सूर्य के साथ ही वो लो प्रेशर बेल्ट का जो प्रभाव है वो दक्षिण की तरफ शिफ्ट होता है। तो ये चीज़ मुझे बताना था ग्रीष्मकालीन मॉनसून को समझाने से पहले। अब हम लोग समझते हैं कि ग्रीष्मकालीन मॉनसून उत्पन्न कैसे होता है, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ हम लोग आते हैं इस चित्र पर और आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ कि आखिर ग्रीष्मकालीन मॉनसून किस परिस्थिति में उत्पन्न होता है। देखिए, ये जो भारत का मैप आप देख रहे हैं, नीचे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, क्योंकि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश इसलिए क्योंकि 0 डिग्री के उत्तर उत्तरी गोलार्ध में, अक्षांशीय दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में है। और ये जो अक्षांशीय विस्तार है ना, ये भारत का 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी। तो अब देखिए होता क्या है कि गर्मियों के दिनों में अब सूर्य, गर्मी क्यों पड़ती है? क्योंकि सूर्य लगातार उत्तरायण होता है। तो सूर्य अब क्या है कि लगातार जो हम लोग मकर संक्रांति करते हैं 14-15 जनवरी को, तो उसके बाद लगातार क्या है, सूर्य उत्तर की तरफ आगे बढ़ता है और ऊपर उठता हुआ, अब यहाँ पर देखिए कौन सी रेखा है, ये जो रेखा है इस रेखा को बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा। तो जब धीरे धीरे जैसे जैसे सूर्य ऊपर की ओर चढ़ता जाता है, भारत पर तापमान बढ़ता जाता है, संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में तापमान बढ़ता जाता है। तो तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा? वायुदाब घटेगा। और एक समय ऐसा आता है 21 जून का समय, 21 जून, जब सूर्य की किरणें एकदम कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, इसलिए इस दिन दिन की अवधि 12 घंटे से कुछ ज़्यादा होती है। तो जून आते आते पूरे भारत में प्रचंड गर्मी पड़ती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो बहुत बड़ा लो प्रेशर भी बन जाता है। तो जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण होगा वैसे वैसे जो ITCZ का प्रभाव है ना, लो प्रेशर वाला, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, वो शिफ्ट होकर ये 23.5 डिग्री है ना, 12 से 17 डिग्री के आसपास, यहाँ तक ITCZ का भी प्रभाव पहुँच जाता है। ये बहुत अधिक तापमान और लो प्रेशर, यानी पूरे भारत पर इस समय सूर्य के उत्तरायण होने के कारण मई जून के महीने में एक बहुत बड़ा लो प्रेशर बन जाता है। दूसरी बात समझिए, जाड़े में जो शीतकालीन मानसूनी वर्षा होती है उसमें कौन से जेट स्ट्रीम की भूमिका है? तो मैंने आपको बताया था कि पश्चिम से पूरब चलने वाली एक जेट स्ट्रीम है जिसको पछुआ जेट स्ट्रीम या उपोष्ण जेट स्ट्रीम बोलते हैं। उसके कारण इधर हिमपात या शीतलहर या कम वर्षा और फिर कोरोमंडल तट पर शीतकालीन वर्षा होती है नवंबर दिसंबर के महीने में। तो अब क्या होता है कि जैसे जैसे भारत पर तापीय प्रभाव गर्मियों में बढ़ता है, अप्रैल मई जून, तो तापीय प्रभाव के कारण वो जो ठंडी जेट हवा है, जो पछुआ जेट हवा है, उत्तर की तरफ विस्थापित हो जाती है। भारत के उत्तर, हिमालय के उत्तर वो विस्थापित हो जाती है, क्योंकि सूर्य जैसे जैसे उत्तर चढ़ेगा वो और उत्तर की तरफ, तापीय प्रभाव से उसकी कह सकते हैं ना कि दुश्मनी है। तो जैसे जैसे भारत में तापीय प्रभाव बढ़ेगा, पछुआ पवन या उपोष्ण जेट हवा का प्रभाव समाप्त हो जाता है। अब सूर्य का जो तापीय प्रभाव पड़ता है, तो अब अगर मैं बोलूं पर्वत है, पहाड़ है, पठार है, मैदान है, तो सबसे पहले कौन सी स्थलाकृति गर्म होगी? जो सबसे ऊंचा है,
इसीलिए जब गर्मियों में जब सूर्य लगातार उत्तरायण होता है तो पूरा मध्य एशिया का जो पर्वतीय और पठारी भाग है, पूरा दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया का जो पर्वतीय और पठारी भाग है, ये गर्म हो जाता है बहुत ज़्यादा। और फिर इसमें ये जो पठार है, ये जो पठार है आप जानते हैं, इस पठार का नाम है तिब्बत का पठार, जो कि दक्षिण एशियाई वाले इलाके में पड़ता है। और ये आपको इसका भी जो पर्वतीय और पठारी भाग सूर्य के तापीय प्रभाव से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। बहुत ज़्यादा ये इलाका गर्म हो जाता है तो हवाएं गर्म होकर हल्की होकर ऊपर उठती हैं, और जब हवाएं यहाँ से ऊपर उठती हैं तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उनमें क्या होगा, हवाएं सीधे नहीं चलेंगी ना, उनमें विचलन होगा, तो चक्रीय प्रभाव, चक्रीय परिसंचरण शुरू हो जाता है। अब जब इनका सर्कुलर मोशन में ये चलने लगती हैं गर्म हवाएं, तो ये एक हवा दक्षिण, ये कौन सी दिशा है, ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम की तरफ, तो ये दक्षिण की तरफ जो हवा चलती है भारत के ऊपर ऊपर गर्मियों में सूर्य के उत्तरायण के कारण, पर्वतीय पठारी भाग के तप्त हो जाने के कारण, यही कहलाती है पूर्वी जेट स्ट्रीम। यही हवा कहलाती है पूर्वी जेट स्ट्रीम, या इसको उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम या उष्ण जेट स्ट्रीम भी बोला जाता है। तो गर्मियों में जो दक्षिण पश्चिम मॉनसून से जो वर्षा होती है उसमें इसी पूर्वी जेट स्ट्रीम की भूमिका होती है। अब चूंकि ये गर्म हवा है तो ये, और इस समय भारत के ऊपर क्या है, इस समय भारत के ऊपर भी सूर्य के तापीय प्रभाव के कारण मई जून के महीने में एक बहुत बड़ा लो प्रेशर बेल्ट होता है। इसीलिए ये जो गर्म हवा है भारत के ऊपर ऊपर चलती है। ये जो पूर्वी जेट हवा है ये भारत के ऊपर ऊपर से बहती है, और इस समय भारत के धरातल से जो तापमान इतना ज़्यादा है तो हवाएं, जो गर्म हवाएं हैं वो ऊपर उठ रही हैं, भारत के धरातल से गर्म हवाएं ऊपर उठ रही हैं। तो ये जो पूर्वी जेट हवा है ना, भारत के भूमि से जो गर्म हवाएं उठ रही हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करता है, और इसके कारण भारत के तप्त भूमि से जो हवाएं ऊपर जाती हैं, इसके कारण भारत पर एक बहुत बड़ा लो प्रेशर और बहुत बड़ा तापीय प्रभाव बन जाता है, हाई टेम्परेचर जोन हो जाता है, और बहुत ही बड़ा एक लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होता है। इस तापीय प्रभाव के कारण पछुआ जेट स्ट्रीम का प्रभाव भारत के ऊपर से समाप्त हो जाता है। और फिर ये जो जेट वायु है, ये जो पूर्वी जेट वायु है, आखिर भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर से गुजरते गुजरते ये कहाँ गिरेगी, कहीं तो गिरेगी, तो ये आकर फिर अरब सागर पर उतरती है। अब मैंने आपको कहा कि हवा एक भौतिक वस्तु है जिसका अपना स्वयं का भार होता है, तो जहाँ से उठ गई वहाँ लो प्रेशर, जहाँ पहुँच गई वहाँ हाई प्रेशर, जहाँ गिरेगी वहाँ भी अपने भार के कारण दबाव डालेगी। तो ये अरब सागर पर जब गिरती है तो अरब सागर पर बन जाता है एक बहुत बड़ा हाई प्रेशर, जबकि भारत में इस समय क्या है, बहुत बड़ा लो प्रेशर। तो ये जो हाई प्रेशर और लो प्रेशर है ये हवाओं की दिशा को पुनः संशोधित कर देता है। अब ये जो पूर्वी जेट हवा यहाँ के गिरती है, अब इसकी दिशा में पुनः संशोधन होता है, अब ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गतिशील होती है। इस दिशा में, ये जो दिशा है इस दिशा में ये अब लो प्रेशर की तरफ चलती है। तो ये कौन सी दिशा है, आप देखिए, ये दिशा है नॉर्थ, ये दिशा है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। तो ये देखिए ये इस दिशा में ऐसे चल रही है, तो इसको कौन सी दिशा बोलते हैं, साउथ वेस्ट। तो ये किस दिशा में हवा भारत में प्रवेश कर रही है, साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम। तो इसी को हम लोग कहते हैं दक्षिण पश्चिम मॉनसून। अब चूंकि दक्षिण पश्चिम मॉनसून, अब चूंकि भारत जो प्रायद्वीप है, प्रायद्वीप उसी को कहते हैं ना जो तीन ओर से जल से घिरा हो और तिकोना आकार है दक्षिण भारत का, इसके कारण ये जो दक्षिण पश्चिम मॉनसून है ये दो शाखाओं में बंट जाती है। एक शाखा को हम लोग कहते हैं अरब सागर की शाखा, और दूसरी जो शाखा है इसको हम लोग कहते हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो ये दो शाखाओं में बंटकर भारत में जोरदार वर्षा करती है। इवन पूरा हमारा देश जो एक साल में जितना वर्षा प्राप्त करता है, औसत वार्षिक वर्षा, उसका 75% वर्षा जून से सितंबर के बीच इसी दक्षिण पश्चिम मॉनसून से हो जाती है। तो यही है जेट स्ट्रीम। अगर उपोष्ण जेट स्ट्रीम तो उसे शीतकालीन मानसूनी वर्षा होती है, और अगर पूर्वी जेट स्ट्रीम की बात हो तो उससे ग्रीष्मकालीन मानसूनी वर्षा होती है।
तो एक इसका एक मॉडल भी है, इस सिद्धांत का एक मॉडल भी है जो पी कोटेश्वरम साहब ने, डॉक्टर पी कोटेश्वरम साहब, जिन्होंने भारत के वैज्ञानिक हैं, जिनका जेट स्ट्रीम के द्वारा मानसून को समझाने में सराहनीय कार्य रहा है। तो उस मॉडल को भी मैं आपको बनाकर दिखाता हूं कि गर्मियों में क्या होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं कि देखिए ये इस तरीके से इसको ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे हमने बना दिया तिब्बत का पठार, और ये महान हिमालय, ये मध्य हिमालय, और ये शिवालिक। और शिवालिक तो तिब्बत का पठार सबसे उत्तर में, उसके बाद हिमालय, तो ये हिमालय, हिमालय के बाद उत्तर भारत का मैदान, और मैदान के बाद दक्षिण में क्या जाएंगे तो पठारी भाग। तो इस तरह से पठारी भाग, और पठार के नीचे क्या, सागर है ना। तो ये सागर, ये सतह हो गया। तो यहाँ पर हम लोग बना देते हैं ये वाला, ये हो गया अरब सागर, अरेबियन सी। ये सी लेवल है, सागर का ऊपरी जल का तल है, और ये हो गया अरब सागर, अरब सागर। और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ये क्या हो गया, तिब्बत, तिब्बत का पठार। और यहाँ पे क्या है, ये हिमालय है, और ये है उत्तर भारत का मैदान, और ये हो जाएगा प्राय द्वीपीय पठार। अब देखिए, सूर्य के तापीय प्रभाव से, जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण होगा तो सूर्य के तापीय प्रभाव से तिब्बत का पठार इतना तप्त हो जाता है कि गर्म हवाएं हल्की होकर ऊपर उठ जाती हैं। तो ऊपर उठ गई, तो यहाँ पर जहाँ से उठ गई, यहाँ पर तो लो प्रेशर हो गया, निम्न वायुदाब, और जहाँ पहुँच गई यहाँ पर हो जाएगा हाई प्रेशर। अब हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाएगी, तो इस समय संपूर्ण उत्तर भारत के मैदान में सूर्य के तापीय प्रभाव से लो प्रेशर होता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर होता है, इसलिए यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा लो प्रेशर होता है। तो ये हवाएं भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर से, इवन हिमालय भी काफ़ी तप्त होता है, ग्लेशियर्स पिघलते हैं। तो इस तरीके से देखिए, ये पूर्वी जेट हवा है, ये है पूर्वी जेट हवा, पूर्वी जेट वायु। और भारत की धरती से भी गर्म हवाएं हल्की होकर ऊपर उठती हैं, जिनको ये पूर्वी जेट वायु अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, राइजिंग वार्म एयर, ऊपर उठती गर्म हवाएं। और फिर इनको लेकर, इन हवाओं को लेकर ये जो पूर्वी जेट वायु है, अब वो अरब सागर पर उतरती है। तो हवा एक भौतिक वस्तु है जिसका अपना स्वयं का भार होता है, चाहे ये पेन हो, चाहे ये बोर्ड हो, सब एक भौतिक वस्तु है, सबका अपना भार है। तो इस कारण से हवा जहाँ उतरी, अब वहाँ पे हो गया बहुत बड़ा हाई प्रेशर, जबकि भारत में इस समय क्या है, लो प्रेशर। तो इस हाई प्रेशर से अब वायु चलेगी लो प्रेशर की तरफ। अब लो प्रेशर की तरफ चलेगी तो यहाँ पर आप देखिए इस वाले आकृति में कि किधर से चल रही है, अरब सागर के तरफ से, इसीलिए बहुत ज़्यादा उसमें आर्द्रता भर जाएगी और वो काफ़ी ज़्यादा वर्षा कराने में सक्षम होगी। तो यहाँ पे अब काफ़ी ज़्यादा आर्द्रता से युक्त वो जो गर्म वायु है वो भारत के ऊपर आएगी और खूब वर्षा कराएगी। तो इसी को हम लोग कहते हैं दक्षिण पश्चिम मॉनसून। ठीक है ना। तो ये मॉडल पूरा बताता है कि गर्मियों में किस प्रकार भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन होता है। तो ये पूर्वी जेट स्ट्रीम, पूर्वी जेट वायु या जेट स्ट्रीम तथा दक्षिण पश्चिम मॉनसून, ये आप इसको लिख देंगे जब भी मॉनसून से जुड़ा हुआ सवाल, मॉनसून की क्रियाविधि या ग्रीष्मकालीन मॉनसून या पूर्वी जेट वायु के कारण किस प्रकार मॉनसून आता है, ये आए तो आप इसकी व्याख्या करिए और इस मॉडल को बना दीजिए। काफ़ी अच्छा उत्तर आपका माना जाएगा।
ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि अब तक आप लोगों को क्लास समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि अगर इसी तरीके से दक्षिण पश्चिम मानसून को आना है तो दक्षिण पश्चिम मानसून को एक निश्चित और नियमित घटना होनी चाहिए, क्योंकि सूर्य के उत्तरायण की अवधि फिक्स है, दक्षिणायन की अवधि फिक्स है, सूर्य का तापीय प्रभाव होगा ही, और फिर तापीय प्रभाव होगा तो उपोष्ण जेट वायु, पछुआ जेट वायु खिसक जाएगी उत्तर की तरफ और एक नई जेट वायु का जन्म होगा, एक नई मौसमी पवन का जन्म होगा जिसका नाम होगा पूर्वी जेट वायु, और भारत के ऊपर ऊपर से आकर हवाओं को आकर्षित कर कर अरब सागर पर गिर के हाई प्रेशर बनाएगी, और हाई प्रेशर से फिर दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में लो प्रेशर यानी भारत की तरफ आकर बरसात कराती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये एक निश्चित क्रियाविधि होनी चाहिए, मानसून का स्वभाव अनिश्चित अनियमित नहीं होना चाहिए। तो आखिर मानसून इतना अनिश्चित और या अनियमित क्यों है? तो ये जो जेट स्ट्रीम की जो व्याख्या दी गई है उससे बहुत हद तक यह सुलझाने का प्रयास किया गया है कि आखिर भारतीय मानसून या दक्षिण पश्चिम मानसून इतना अनिश्चित क्यों है। हालांकि आज भी एनसीईआरटी की 12वीं क्लास में 11वीं क्लास में स्पष्ट लिखा हुआ है कि दक्षिण पश्चिम मानसून को आज भी पूरी तरह से सुलझाया नहीं जा सका है, आज भी एक रहस्य ही है। इसके बावजूद जिस सिद्धांत के द्वारा बहुत हद तक उसके रहस्यों को सुलझाया जा सका है वो जेट स्ट्रीम सिद्धांत ही है। तो अब ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर दक्षिण पश्चिम मानसून इतना अनिश्चित क्यों है। तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं एक अभियान की। तो यहाँ हम आपको लिखकर बताते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून की अनिश्चितता, दक्षिण पश्चिम मानसून की अनिश्चितता। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखा जाए, साल आता है 1973, 1973 की बात करते हैं, 1973 ईस्वी। उस समय रूस नहीं था, सोवियत संघ था, जिसको हम लोग सोवियत संघ या सोवियत रूस भी बोलते। तो सोवियत संघ यूएसएसआर था, और यूएसएसआर और भारत, इन दोनों देशों का एक संयुक्त मिशन था, एक संयुक्त मिशन था इन दोनों देशों के मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा। इन दोनों देशों के मौसम वैज्ञानिकों ने मिलकर मौसम का, गर्मियों के समय क्यों अचानक बहुत तेज वर्षा होने लगती है तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और क्यों अचानक वर्षा रुक जाती है 2-3 हफ्ते तक और सूखे का आगमन हो जाता है। इस रहस्य को जानने के लिए ही, जलवायु के इस स्वभाव का अध्ययन करने के लिए ही गर्मियों में दोनों देशों के मौसम वैज्ञानिकों ने अपने ज्वाइंट एफर्ट से एक उपग्रह छोड़ा था। उस उपग्रह का नाम था मोनेक्स उपग्रह। इसी कार्य के अध्ययन के लिए इसको छोड़ा गया था, और इस उपग्रह ने वायुमंडल के इस समय मानसूनी दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा के समय वायुमंडल के ढेरों चित्र लिए, और फिर वैज्ञानिकों ने उन चित्रों का अध्ययन किया और तब क्या निष्कर्ष पर वो पहुंचे। तो मौसम वैज्ञानिक मोनेक्स अभियान के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये जो पूर्वी जेट हवा है, यह भी एक पूर्वी जेट हवा भी, जो पूर्वी जेट वायु है, यह एक मौसमी वायु है जिसकी उत्पत्ति एक खास मौसम में होती है जब सूर्य कर्क रेखा की ओर गतिशील होता है। तापीय प्रभाव के कारण ये जेट वायु उत्पन्न होती है। लेकिन ये मौसमी वायु जो है काफी अनिश्चित है और अनियमित भी है। कहने का मतलब है कि सूर्य के तापीय प्रभाव से ऐसा नहीं है कि ये हमेशा बलशाली होती है, कभी ये कमजोर, कभी ये मजबूत होती है, कभी ये लंबे समय तक गतिशील होती है, कभी कम समय तक गतिशील होती है।
यानी कि ये जो पूर्वी जेट हवा है, इसकी गहनता में, पूर्वी जेट हवा की जो इंटेंसिटी है, गहनता है, इसमें दैनिक परिवर्तन होता है। कहने का मतलब कि दिन के समय ये मजबूत हो सकती है तो शाम के समय ये कमजोर हो सकती है, 1 घंटे बाद ही ये कमजोर भी हो जाती है। तो ये मौसम वैज्ञानिकों ने उन चित्रों के विश्लेषण से पाया कि जब जब पूर्वी जेट हवा भारत उपमहाद्वीप के ऊपर लंबे समय तक गतिशील होती है तो तब तब भारत में बहुत अच्छी और औसत से अधिक वर्षा होती है, बाढ़ तक की स्थिति आ जाती है। लेकिन जैसे ही ये पूर्वी जेट वायु कमजोर पड़ती है, वैसे ही जो उत्तर में विस्थापित हो गया होता है ना पछुआ जेट हवा, उपोष्ण जेट हवा, जो ठंडी जेट हवा है, जैसे ही पूर्वी जेट हवा कमजोर पड़ती है वो भारत के ऊपर चला आता है। तो वो तो ठंडी हवा है, उसकी टेंडेंसी नीचे उतरने की है, इसीलिए निचले वायुमंडल के तापमान को वो कम कर देता है। तो तापमान कम होगा तो फिर प्रेशर क्या होगा, हाई प्रेशर। जबकि किसी स्थान पर वर्षा होने के लिए वहाँ लो प्रेशर होना चाहिए, तभी तो हाई प्रेशर से हवाएं आकर वहाँ बरसात कराएंगी। तो जैसे ही पूर्वी जेट हवा कमजोर होगी, भारत के ऊपर उपोष्ण या पछुआ जेट स्ट्रीम का प्रभाव हो जाएगा और तापमान घट जाएगा, वायुदाब बढ़ जाएगा, भारत में वर्षा रुक जाएगी। और जब पुनः पूर्वी जेट हवा बलशाली होती है, तब पुनः भारत के ऊपर एक नया लो प्रेशर बनता है और फिर एक नवीन पूर्वी जेट स्ट्रीम और एक नया लो प्रेशर बेल्ट बनता है और फिर भारत में वर्षा प्रारंभ हो जाती है। लेकिन फिर इस सिद्धांत, इस जेट स्ट्रीम सिद्धांत की भी एक कमी है। वो यही कमी है कि यह सिद्धांत भी यह मजबूती से यह नहीं बता पाता है कि पूर्वी जेट स्ट्रीम इतना अनिश्चित क्यों है, क्यों वह इतना कभी मजबूत कभी कमजोर, जबकि सूर्य लगातार उत्तरायण की स्थिति में होता है उसकी तापीय। तो फिर आखिर ऐसा क्यों है कि पूर्वी जेट स्ट्रीम कभी मजबूत कभी कमजोर हो जाता है। तो मौसम वैज्ञानिकों ने इसका उत्तर ये दिया है कि ऐसा सूर्य के तापीय प्रभाव में विविधता के कारण है। सूर्य का तापीय प्रभाव कभी अधिक कभी कम होता है, लेकिन इस प्रकार के जो सूर्य के तापीय प्रभाव की विविधता है, इसका अभी भी गहन अध्ययन आवश्यक है। इसका और अधिक अध्ययन किया जाना चाहिए और कोई ठोस कारण पता करना चाहिए। इन सब के बावजूद दक्षिण पश्चिम मानसून की क्रियाविधि को समझाने के लिए ये जो जेट स्ट्रीम सिद्धांत के अंतर्गत जो पूर्वी जेट हवा का मैकेनिज्म है, यही सर्वमान्य और सर्वाधिक वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करता है। इस प्रकार से मैंने आपको शीतकालीन मानसूनी वर्षा और ग्रीष्मकालीन मानसूनी वर्षा का मैकेनिज्म समझा दिया। अब हम लोग जानते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मॉडर्न जो थियरी है, आधुनिक जो सिद्धांत है मानसून की उत्पत्ति को लेकर, उसमें जेट स्ट्रीम और एल नीनो सिद्धांत को रखा जाता है। तो अब जबकि हम लोगों ने मानसून को विस्तार से समझा है, तो क्या होता है एल नीनो, इसको भी समझते हैं और आखिर भारत के मानसूनी वर्षा से इसका क्या संबंध है, इसको भी समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, तो एल नीनो को समझने से पहले एक और कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, हमने ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा ड्रॉ कर लिया और यहाँ पर हमने 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा ये ड्रॉ कर लिया और यहाँ पर हमने 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा ड्रॉ कर लिया। तो जब क्लास आज शुरू किया था तो मैंने बताया था कि यहाँ पर जो हवा चलती है 0 डिग्री की तरफ, इसको उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें कहते हैं और यहाँ से जो चलती है व्यापारिक पवन, इसको दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन कहते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स है और ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स है। यहाँ जाकर ये कन्वर्ज करती है, अभिसरण करती। तो जब ये दोनों व्यापारिक पवनें कन्वर्ज करती हैं ना, तो एक तीसरी पवन यहाँ जन्म लेती है, तीसरी प्रचलित पवन। वो प्रचलित पवन की दिशा इसके उल्टी होती है और इस पवन का नाम है विषुवतीय पछुआ पवन। विषुवतीय
पछुआ वायु या विषुवतीय पछुआ पवन। इसका जन्म तब होता है जब दोनों उष्णकटिबंध से ट्रेड विंड्स आकर 0 डिग्री पर मिलती हैं और इनके मिलने के कारण एक तीसरी एक तीसरी प्रचलित पवन जन्म लेती है और उसकी दिशा चूंकि पश्चिम से पूरब होता है और विषुवत रेखीय क्षेत्र में जन्म होता है, इसीलिए इसको कहते हैं विषुवतीय पछुआ वायु। और इस वायु के कारण अगर हम लोग बोले ना कि ये हिंद महासागर है या प्रशांत महासागर में हमने ये ऊपर ये ड्रॉ किया है, तो 0 डिग्री के ऊपर किसी भी महासागर में, चाहे वो प्रशांत महासागर हो या हिंद महासागर हो या अटलांटिक महासागर हो, 0 डिग्री के ऊपर उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा पे जो जलधारा चलती है ना, इसको उत्तरी विषुवतीय जलधारा बोलते हैं। ये ओशन करंट है, समुद्री जलधारा, इसको हम लोग कहते हैं उत्तरी विषुवतीय जलधारा, क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में और विषुवत रेखा के ऊपर चलने वाली महासागरीय जलधारा है। अगर ये प्रशांत महासागर में चलती तो कहते हैं उत्तरी विषुवतीय प्रशांत महासागरीय जलधारा, अगर ये हिंद महासागर में चलती तो कहते हैं उत्तरी विषुवतीय हिंद महासागरीय जलधारा। उसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत रेखा के पास जो जलधारा चलती है, इसको हम लोग कहते हैं दक्षिणी विषुवतीय जलधारा। इस ओशन करंट को, इस समुद्री जलधारा को हम लोग कहेंगे दक्षिणी विषुवतीय जलधारा। और ये जो पवन आप देख रहे हैं विषुवतीय पछुआ पवन, इसकी दिशा पश्चिम से पूरब होती है। इस पवन के कारण यहाँ पर एक तीसरी जलधारा जन्म लेती है और वो जो तीसरी जलधारा है वो अब सतह के ऊपर तो विषुवतीय जलधारा चल रही है, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी विषुवतीय जलधारा, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी विषुवतीय जलधारा सतह के ऊपर। तो इस विषुवतीय पछुआ पवन कारण एक जो तीसरी जलधारा जन्म लेती है विषुवत रेखा पर, वो सतह के नीचे नीचे, लेकिन इसके इस हवा के कारण इन दोनों जलधाराओं के विपरीत दिशा में चलती है। ये विपरीत दिशा में जो जलधारा चलती है पश्चिम से पूरब, इस जलधारा का नाम प्रतिविषुवतीय जलधारा, प्रतिविषुवतीय जलधारा, या इसको विलोम विषुवतीय धारा, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं काउंटर मतलब विलोम प्रति, काउंटर इक्वेटोरियल करंट, इक्वेटर पर चलने वाली जलधारा विषुवत रेखा पर, काउंटर इक्वेटोरियल करंट। और ये सतह के नीचे नीचे चलती है और चूंकि विषुवत रेखा पर, तो इसका नेचर कैसा होगा, गर्म। इसीलिए ये जो काउंटर इक्वेटोरियल करंट या जो प्रति विषुवतीय जलधारा है, ये कैसी जलधारा है, उपसतही, सतह के नीचे नीचे चलने वाली कैसी गर्म जलधारा है। तो जो काउंटर इक्वेटोरियल करंट है वो सभी महासागरों में, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर में, इन विषुवतीय जलधाराओं के विपरीत दिशा में सतह के नीचे नीचे चलती है। किसके कारण जन्म लेती है, विषुवतीय पछुआ पवन के कारण जन्म लेती है और गर्म जलधारा है। इसी जलधारा का संबंध एल नीनो से है। तो अब एल नीनो कैसे जन्म लेता है, उसमें इसी प्रति विषुवतीय जलधारा की भूमिका है, ये मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। पहले मैं ये बताने का प्रयास करूँगा कि एल नीनो का संबंध किस महासागर से है, कहाँ से है, किस देश के निकट, और कहाँ की ये हर साल की घटना है। वहाँ हर साल जाड़े की ऋतु में ये होता है। तो वहाँ जाड़ा की ऋतु है दक्षिणी गोलार्ध में, तो भारत में उस समय उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। तो मैं ये पहले दिखाने का प्रयास करूंगा कि एल नीनो कहाँ की क्रियाविधि है, कहाँ ये हर साल संपन्न होती है, तो उसका क्या प्रभाव हर साल पड़ता है, और तब मैं बताऊंगा कि क्यों किसी किसी वर्ष एल नीनो नामक उपसतही गर्म जलधारा के कारण भारतीय मॉनसून कमजोर पड़ जाता है या असफल हो जाता है। तब हम लोग इसको समझेंगे। तो अब मैं एक और चित्र बनाकर आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। ये जो काउंटर इक्वेटोरियल करंट है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। ये जो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग एक और चित्र मैं बनाता हूं।
ये अफ्रीका महाद्वीप हो गया, और ये भारत, ये दक्षिण पूर्वी एशिया, ये भूमध्य सागर, और ये यूरोप, और इस तरह से ये यूरोप बना, ये इंडोनेशिया है, और यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया बना। अब यहाँ पर हम लोग इस चित्र को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पे कर्क रेखा को ड्रॉ कर लेंगे। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आप जानते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा हम लोगों ने आज ही इस क्लास में किया है। फिर हम लोग विषुवत रेखा को भी ड्रॉ कर लेंगे। ये जो है ये थोड़ा और नीचे, ये विषुवत रेखा है जो इंडोनेशिया से होकर गुजरती है। काफ़ी जैव विविधता है। ये 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा है। और आप ये जानते हैं ये जो रेखा है ये मकर रेखा है। ये एग्जैक्ट तो नहीं बन पाया, लेकिन आप समझ जाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया के लगभग यहाँ से गुजरती है मकर रेखा। ठीक है, कोई बात नहीं, बस हमको समझना है, इसके लिए मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब हम लोग इस चित्र को आगे बढ़ाएंगे। चित्र को आगे बढ़ाने में हम लोग उत्तरी अमेरिका को ड्रॉ कर देंगे इस तरह से, कनाडा वगैरह। और ये दक्षिण अमेरिका हो गया। अब ये हो गया दक्षिण अमेरिका। तो अब आप इस चित्र को देखिए, ये प्रशांत महासागर है। ये कौन सा महासागर हो गया? प्रशांत महासागर। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, पैसिफिक ओशन है। यहाँ पे कौन सा महासागर हो गया? हिंद महासागर, इंडियन ओशन हो गया। और इधर जो महासागर हो गया वो अटलांटिक महासागर हो गया। तो ये देखिए, ये जो प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, ये जो तट आप देख रहे हैं उत्तरी अमेरिका का, ये जो पश्चिमी तट है कैलिफोर्निया है, मध्य अमेरिका का पश्चिमी तट, और ये ये जो पूरा का पूरा दक्षिण अमेरिका का जो पश्चिमी तट है, तो ये वाला इलाका कहलाएगा पूर्वी प्रशांत महासागर। और ये वाला इलाका ये इंडोनेशिया है, और यहाँ पे ये सब फिलीपींस वगैरह है, यहाँ पे ये जापान है। तो ये वाला जो इलाका है ये पश्चिमी प्रशांत महासागर हो गया, और ये वाला इलाका क्या हो गया? पूर्वी प्रशांत महासागर हो गया। अब यहाँ पर मैं जलधाराओं को ड्रॉ करता हूँ। देखिए, ये जो जलधारा है अभी हम लोग, ये उत्तरी विषुवतीय जलधारा है 0 डिग्री के ऊपर, ये उत्तरी विषुवतीय जलधारा है, ये इस तरह से। और ये कौन सी जलधारा है? ये दक्षिणी विषुवतीय जलधारा है, इधर से चलती है। ये दक्षिणी विषुवतीय जलधारा है। ठीक है, इसके बाद जैसा कि मैंने कहा कि अब यहाँ पे कौन सा विंड चलता है? ट्रेड विंड चलता है। इसको भी यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। ये उत्तरी व्यापारिक पवने हैं, ये है उत्तरी व्यापारिक पवने। और ये कौन सी पवन है? ये है दक्षिणी व्यापारिक पवने। ठीक है ना? तो आप ये भी देखिए कि क्यों विषुवतीय जलधाराओं की दिशा हमेशा पूरब से पश्चिमी होती है। इसके लिए कई कारण पृथ्वी का घूर्णन उत्तरदायी है। उनमें से एक कारण ये व्यापारिक पवनों की दिशा भी है। इन व्यापारिक पवनों की दिशा कारण ही विषुवत रेखीय क्षेत्र में जो विषुवतीय जलधारा उसकी दिशा पूरब से पश्चिम ही होती है, चाहे किसी भी महासागर में देखें। तो अब यहाँ देखिए कि इन दोनों के बीच में कौन सी जलधारा चलती है। इस जलधारा का नाम है काउंटर इक्वेटोरियल करंट, यानी प्रति विषुवतीय जलधारा, ये जो चल रही है। तो ये अब होता क्या है कि सामान्यतः यहाँ पर जो देश है ना, दक्षिण अमेरिका में, यहाँ पर जो देश है, यहाँ पे जो देश है, इस देश का नाम है पेरू। ऊपर में जो देश है इसका नाम है इक्वाडोर या इक्वेडोर।
तो यहाँ पे जो देश है वो है पेरू। ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि हर साल हमेशा इस पेरू के तट पर दक्षिण से उत्तर दिशा में एक ठंडी जलधारा चलती है। ये है ठंडी जलधारा, जो कि जाकर दक्षिणी विषुवतीय जलधारा में मिल जाती है। तो ये जो ठंडी जलधारा है, इसके कारण यहाँ का तापमान क्या होगा? कम होगा। तापमान कम होगा तो यहाँ पे क्या होगा? हाई प्रेशर होगा। तो यहाँ वर्षा होगी? नहीं होगी। वर्षा होने के लिए लो प्रेशर चाहिए। इसको हम लोग कहते हैं पेरू या हम्बोल्ट की शीतल जलधारा। ये जलधारा चलती है दक्षिण से उत्तर दिशा में पेरू के तट तक। ठीक है। लेकिन शरद ऋतु में क्या होता है? जाड़े की ऋतु में ये होता है कि ये जो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं ये कमजोर हो जाती हैं। अब दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें जब मजबूत रहती हैं तो ये जो काउंटर इक्वेटोरियल करंट है, प्रति विषुवतीय जलधारा, ये मजबूत होती है तो इसकी गति धीमे होती है। लेकिन जाड़े की ऋतु में ये कमजोर होती है, तब ये जो प्रति विषुवतीय जलधारा है काउंटर इक्वेटोरियल, ये बड़ी तेज गति से दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर जाने लगती है। और जाड़े की ऋतु में ये ये पूरब की तरफ जाकर दक्षिण की ओर नीचे उतर जाती है। ये यहाँ तक उतर जाती है। ये आपको 3 डिग्री से 36 डिग्री, 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 36 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक नीचे उतर जाती है। तो ये ठंडी जलधारा का प्रभाव समाप्त हो जाता है क्योंकि ये गर्म जलधारा है। तो जब ये दक्षिण की ओर घूमती है पेरू के तट के सामने, हालांकि ये दूरी ज़्यादा होती है, लगभग 180 किलोमीटर, लेकिन आप देखिए महासागरीय जलधाराओं का तटीय क्षेत्रों में कितना बड़ा इम्पैक्ट, कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो ये 3 डिग्री से 36 डिग्री के बीच दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के समानांतर जिधर पेरू नामक देश है वो उतरती है, और तब इसको कहा जाता है एल नीनो। तब इसका नाम होता है एल नीनो। तो बीपीएससी के पीटी में पूछा था एक बार कि एल नीनो का जन्म कहाँ होता है, और ऑप्शन में दे दिया था प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर। तो ऑप्शन में हो जाता प्रशांत महासागर। लेकिन अगर ऑप्शन में होता पूर्वी प्रशांत महासागर कि दक्षिणी प्रशांत महासागर, पूर्वी प्रशांत महासागर, उत्तरी गोलार्ध, पूर्वी प्रशांत महासागर, दक्षिणी गोलार्ध, तो देखिए दक्षिणी गोलार्ध में और कहाँ, पूर्वी प्रशांत महासागर में जन्म होता है एल नीनो का। ये हर साल होता है जाड़े की ऋतु में। जब ये दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें कमजोर पड़ती हैं तो ये प्रति विषुवतीय जलधारा आगे बढ़कर दक्षिण की ओर 36 डिग्री तक उतर जाती है। वैसे आप देखेंगे तो पेरू के तट पर पूरा रेत ही रेत है। पेरू और यहाँ पे जो देश है ना वो चिली है। चिली में तट पर कौन सा मरुस्थल है? अटाकामा का मरुस्थल है, जो दक्षिणी पेरू और चिली में फैला हुआ है। तो रेगिस्तान है। वहाँ पर अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? मछलियाँ हैं। और बारिश जब नहीं होती है तो पूरा रेगिस्तानी इलाका, विषम परिस्थितियाँ। तो वहाँ पहले लोग ना प्रार्थना करते थे कि हे भगवान खूब वर्षा हो, जो इस इलाके में हरियाली हो, खूब जल स्तर ऊपर हो थोड़ा, तो मछलियाँ खूब आए तट के निकट और हम लोग खूब मछलियाँ पकड़कर व्यवसाय करें, हमारा जीवन स्तर ठीक हो। लेकिन जब ये वर्षा हर साल जाड़े में यहाँ होने लगती है तो ये वर्षा इतनी तेज होती है, वर्षा क्यों होती है इतनी? क्योंकि इस गर्म जलधारा के उतरने के कारण पेरू के तट के पास महासागरीय जलधारा का तापमान लगभग 8 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में वृद्धि हो जाती है। तो तापमान में लगभग 6 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में वृद्धि हो जाती है। इतना अधिक तापमान में वृद्धि होने यहाँ एक बहुत बड़ा लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है, और बहुत बड़ा लो प्रेशर बेल्ट बन जाने के कारण यहाँ पर हवाएं भी आएंगी, और ये प्रति विषुवतीय जलधारा तो आ ही रही है और हवाएं भी आएंगी। तापमान बढ़ने के कारण क्या होगा? वाष्पीकरण होगा, हवाएं ऊपर उठेंगी, और हवाएं ऊपर उठकर
ठंडी होंगी, बादल बनेगा और यहाँ झमाझम वर्षा होगी। इतनी वर्षा होती है इस समय एल नीनो के कारण पेरू के तट पर कि जो फाइटोप्लैंक्टन नामक शैवाल होता है वो डूब जाता है, मछलियों का आहार होता है। इसीलिए मछलियाँ आने के बजाय मछलियाँ समाप्त हो जाती हैं। इसलिए पेरू के लोगों को जब पता चला कि ये जो वर्षा होती है एल नीनो नामक जलधारा कारण होती है, जिससे मछलियों पर संकट उत्पन्न हो जाता है, तो पेरू के लोग प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, वर्षा तो हो लेकिन एल नीनो के कारण ना हो। तो ये हमेशा होता है। तो यहां पर जब लो प्रेशर होगा और यहाँ खूब वर्षा होगी तो हवा यहाँ वर्षा कराकर यहाँ उतरेगी। अब यहाँ उतरेगी वायु, तो हवा जहाँ उतरेगी वहाँ हाई प्रेशर कर देगी और जहाँ से हवा उठेगी वहाँ लो प्रेशर कर देगी। तो उतरी हाई प्रेशर तो यहाँ वर्षा नहीं होती है। तो एल नीनो एक सामान्य जो घटना है उसके कारण दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर, पेरू के तट पर तो घनघोर वर्षा होती है पूर्वी प्रशांत महासागर में, लेकिन पश्चिमी प्रशांत महासागर में, ये फिलीपींस, इंडोनेशिया का जो इलाका, यहाँ सूखा पड़ जाता है। ये हर साल होता है, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी इस एल नीनो नामक जलधारा के कारण भारत में मॉनसून कमजोर हो जाता है। ये बहुत लंबी दूरी है, बहुत बड़ा डिस्टेंस है, फिर भी किसी किसी साल इस एल नीनो के कारण भारत का मानसून कमज़ोर पड़ जाता है। ऐसा क्यों, अब इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। तो किसी किसी साल ऐसे तो ये जो प्रति विषुवतीय जलधारा है 36 डिग्री तक रह जाती है, 36 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक, तो ये एल नीनो कहलाती ही है। लेकिन कभी कभी एल नीनो जो है वो 36 डिग्री से नीचे उतरकर दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सुदूर दक्षिण तक चली जाती है, यानी 60 डिग्री दक्षिण तक उतर जाती है। किसी किसी साल 5 साल 7 साल के अंतराल पर ऐसा होता है। तो जब ये नीचे तक उतर जाती है तो इस संपूर्ण क्षेत्र का जो जल है वो गर्म हो जाता है, और जो जल गर्म होता है तो उसमें भी ऊपर उठने की टेंडेंसी होती है, और ये गर्म जल फिर ऊपर उठता है, और ऊपर उठकर ये जो दक्षिणी प्रशांत महासागरीय, जो दक्षिणी विषुवतीय प्रशांत महासागरीय जल है, ये जो मैंने ब्लू लाइन से डिनोट किया है, इसको ये पश्चिम की तरफ धक्का दे देती है। अब ये ऑलरेडी गर्म जलधारा है और ये भी तो दक्षिणी विषुवतीय, ये भी तो गर्म जलधारा है विषुवत रेखा के पास। तो इस दक्षिणी प्रशांत महासागरीय जो विषुवतीय जलधारा, इसका तापमान और बढ़ जाता है, और ये किधर, पश्चिम की तरफ। तो इस तरह से क्या होता है कि इसको मैं अगर अब ब्लैक से दिखाऊं कि इस तरह से ये जो जलधाराएं क्या होती हैं, तापमान का वितरण करते चलते हैं, तापमान को कैरी फॉरवर्ड करती हैं। तो इस तरह से ये जो दक्षिणी विषुवतीय प्रशांत महासागरीय जलधारा है वो दक्षिणी हिंद महासागर तक आ जाती है, और यहाँ के भी तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान वृद्धि हो जाता है। तो यहाँ पर जब वृद्धि हो जाता है तो यहाँ पर तो लो प्रेशर हो जाता है, तापमान बढ़ा। लेकिन ये ऐसा होता मतलब ये है कि किसी किसी साल ऐसा होता है, इतनी दूर तक पानी के लगातार यहाँ पहुँचकर संचित होना, इसमें समय लगता है। तो उस समय भारत में मानसूनी वर्षा की परिस्थिति बनने लगती है, गर्मी आने लगता है, लेकिन उस समय भारत में तो लो प्रेशर होता है। तभी तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून जाता है। लेकिन ये लो प्रेशर, और अगर भारत का लो प्रेशर कहे तो इस लो प्रेशर की तुलना में ये ज़्यादा बड़ा लो प्रेशर होता है। इसीलिए इस लो प्रेशर की तुलना में भारत का जो लो प्रेशर है वो हाई प्रेशर, अरब सागर में हाई प्रेशर, बंगाल की खाड़ी में हाई प्रेशर जैसा व्यवहार करने लगता है। ये इस लो प्रेशर की तुलना में यहाँ का लो प्रेशर हाई प्रेशर जैसा बिहेव करता है, क्योंकि यहाँ तापीय प्रभाव ज़्यादा हो जाता है इस गर्म जलधारा के प्रभाव से, एल नीनो के द्वारा धक्का देने से। इसीलिए जो दक्षिण पश्चिम मानसून या जो मानसूनी हवाएं हैं वो भारत की तरफ न जाकर वो इस लो प्रेशर की तरफ चली जाती हैं, और भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून या तो बहुत ही कमज़ोर या असफल हो जाता है। तो ये हर साल ऐसा नहीं होता, 5 साल 7 साल 8 साल के अंतराल पर ऐसा होता है, जब एल नीनो 36 डिग्री से नीचे उतरकर सुदूर दक्षिणी छोर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक जाता है। इसीलिए एल नीनो जब जब आता है, एल नीनो का जब जब भारत में मानसून कमज़ोर होता है
तो इस समय वर्षा ऋतु में भारत में कौन सी फसल बोई जाती है? खरीफ फसल बोई जाती है। धान है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, मूंगफली है, सोयाबीन है, ये सारी फसलें तो खरीफ फसल में ही बोई जाती हैं। और इसलिए महंगाई काफ़ी बढ़ जाती है, भारतीय अर्थव्यवस्था डिरेल्ड, पटरी से उतर जाती है। एक बार एल नीनो का मानसून विफल हुआ तो 4-5 साल तक उस लॉस को कवर करने में लग जाता है। तो ये था एल नीनो, जिसके कारण कभी कभी किसी किसी वर्ष भारत में मानसून कमज़ोर पड़ता है। तो ये मैंने आपको एल नीनो के कारण भारतीय मौसम पर, भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है किसी किसी साल, ये भी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, इसके बाद जो टॉपिक आता है भारत के जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं, उसको हम लोग देखेंगे। क्योंकि बीपीएससी मेंस ने एक बार पूछ दिया था कि बिहार के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक बताइए, तो बिहार कोई जापान में तो है नहीं। जो कारक भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं, मोर और लेस वही कारक बिहार की जलवायु को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए हमको उन कारकों को जानना चाहिए जो भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो अगले क्लास में इस लेक्चर के साथ उपस्थित होऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। Thank you.